नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर 2025 और 26 सत्र का है, जो कि डीडी यूनिवर्सिटी का है। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम ओएमआर सीट पर होने जा रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन पेपर। हाल ही में परीक्षा लगी हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, 100% आपके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पेपर टाइटल और सिलेबस सभी के सेम है। पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री का आपका है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। सभी साथी से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है हाउ इज पीडीसी डिफर फ्रॉम पीसीसी। पीडीसी पीसीसी से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि यह पीसीसी की तुलना में कम अम्लीय है। दूसरा ऑप्शन है यह पीसीसी की तुलना में ज्यादा अम्लीय है। ऑप्शन सी है कि पीसीसी की तुलना में सीआर होता है। और ऑप्शन डी है साइक्लाइजेशन पीडीसी के साथ होता है, लेकिन पीसीसी के साथ नहीं होता है। तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम देखिए पीसीसी क्या है। पीसीसी मतलब पिरिडीनियम क्लोरोमेट। यह थोड़ा अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें HCl का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे पीडीसी की, तो पीडीसी क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट। यह लगभग न्यूट्रल या पीसीसी की तुलना में कम अम्लीय होता है। ठीक है, तो एसिड सेंसिटिव सब्सट्रेट के लिए पीडीसी बेहतर है, क्योंकि पीसीसी जितना अम्लीय नहीं होता। दोनों में क्रोमियम सीआर होता है, इसलिए साइक्लाइजेशन मुख्य अंतर होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इट इज लेस एसिडिक कंपेयर टू पीसीसी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, जिसमें है LiAlH4 अपचयन करता है। ठीक है, तो LiAlH4 रेड्यूसस, ये क्या रेड्यूसस करता है, तो LiAlH4 जिसको हम LAH भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, LAH भी लिखते हैं। तो यह एक बहुत शक्तिशाली अपचायक रेड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन आमतौर पर आइसोलेट अलग अलग या कॉन्जुगेट संयुग्मत C डबल बॉन्ड C को नहीं छोड़ता है। यह मुख्य रूप से कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O एस्टर और एसिड को कम करता है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ना तो पृथक ना ही संयुग्मत। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ये समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया निम्नलिखित अभिक्रिया में ए होगा। अभिक्रिया दी गई है और उसमें ए पूछा गया है, तो अब इसको सबसे पहले समझेंगे। तो ये साइक्लिक ईथर है। ये क्या दिया गया है, ये साइक्लिक ईथर दिया गया है। ठीक है, साइक्लिक ईथर लैक्टोन और लैक्टोल डेरिवेटिव, जिसमें सी सिंगल बॉन्ड O को बिना छेड़े कोई ऑक्सीकरण अपचयन की स्थिति नहीं देखी जा रही है इसमें। तो जो चित्र दिया गया है, इसमें देखा जाए अगर इस स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या है कि एल्डिहाइड समूह को एल्कोहल में परिवर्तन या चयनात्मक अपचयन दिखाया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा पीडीसी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पीडीसी का उपयोग अक्सर जटिल अणुओं में एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए किया जाता है, जहां पर अम्लीय स्थिति से बचना होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेजेंट विल बी। तो ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें रेजेंट उत्प्रेरक पूछा गया कि उत्प्रेरक इनमें से कौन सा होगा। तो ये जो संरचना है, ये है प्राथमिक एल्कोहल की। ये प्राथमिक एल्कोहल है, और ये क्या कर रहा है, प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल रहा है। ये प्राथमिक एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड में बदल रहा है। तो इसमें रेजेंट का कार्य कौन कर रहा है, तो रेजेंट का जो कार्य कर रहा है वो पीडीसी कर रहा है। क्या कर रहा है, पीडीसी रेजेंट का कार्य कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रश्न नंबर 5, इसमें द रेजेंट यूज टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, यानी कि निम्नलिखित रूपांतरण के लिए अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ये रूपांतरण दिया गया है, इसमें अभिकर्मक का पूछा गया कि अभिकर्मक का कार्य कौन कर रहा है।
तो देखिए CH2 समूह कार्बोनिल के बगल वाला COO, CH2 समूह पूछा गया है कि CH2 समूह जो है ये कार्बोनिल के बगल वाला C11O कार्बोनिल में बदल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि SeO2 यानी कि सेलेनियम डाइऑक्साइड विशेष रूप से एल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीकरण करके 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में बदलने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसमें SeO2 आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवे का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 और 6 नंबर प्रश्न में है कि लिथियम एन ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। तो दोस्तों याद रखेंगे लिथियम का जब रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, एन ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एन ब्यूटाइल लिथियम प्राप्त होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे इसका रिएक्शन तो CH3 CH2 CH2 CHCl इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, लिथियम के साथ 2L के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल लिथियम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, सातवां क्वेश्चन जिसमें है कि कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म ए एडिशन प्रोडक्ट व्हिच ऑफ द हाइड्रोलिसिस गिव। कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जो विद्युत अपघटन पर एक प्राथमिक अल्कोहल होते हैं या फिर द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या फिर कीटल। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे देखिए फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड, जब हम फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल, तो द्वितीयक अल्कोहल में अदर एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। तृतीयक अल्कोहल में कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ, कीटोन और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, जब कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाता है तो जो विद्युत अपघटन पर होता है वो तृतीयक अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी भी प्रकार की अपक्रिया नहीं देते हैं, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रेजेंट डू नॉट शो एनी रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट कोई भी रिएक्शन किसके साथ नहीं देगा, तो एल्काक्सी एल्केन के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। किसके साथ, एल्काक्सी एल्केन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसका फॉर्मूला होता है RMgX होता है जिसको एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड भी कहते हैं या CH3CH2 यानी कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये दिया गया है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए, तो दोस्तों याद रखेंगे हम इसकी सहायता से इथेन भी बना सकते हैं, 3-इथाइल 3-पेंटेनॉल, प्रोपोनोइक अम्ल ये सभी बना सकते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि CH3CHO रिएक्ट फर्स्ट विथ कार्बोनिल लिथियम CH3CH2Li एंड देन डाइल्यूट एसिड गिव। यानी कि जब हम CH3CHO को पहले इथाइल लिथियम CH3CH2Li के साथ और तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों अपक्रिया देखेंगे तो इसमें अपक्रिया क्या दिया गया, एल्डिहाइड CH3CHO एल्डिहाइड है। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड को आर्गेनोलिथियम के साथ क्रिया कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक योग एडिशन होता है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक योग एडिशन में बनेगा क्या, तो देखिएगा जब हम CH3CHO प्लस CH3CH2Li कार्बन मिलाकर के 4 कार्बन वाला अल्कोहल बनाएंगे, क्योंकि एक एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड तो है नहीं, इसलिए द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम 2-ब्यूटेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, 2-ब्यूटेनॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अब रिएक्शन भी देख सकते हैं, CH3 ये आपका है CHO
अब किसके साथ इसका एडिशन हो रहा है, CH3CH2Li लिथियम के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा CH3CHOH सफिक्स में, ठीक है, और इसका होल थ्राइस, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल यानी 2-ब्यूटेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि इथाइलिन ऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अब क्रिया करके क्या बनाएगा। तो इथाइलिन ऑक्साइड को जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है तो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि एथिलीन ऑक्साइड एक रिंग ईथर है। जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX के साथ क्रिया करेगा तो रिंग क्या होती है, ओपन हो जाती है और चेन में 2 कार्बन जुड़ जाते हैं। इससे हमेशा प्राथमिक एल्कोहल ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, जिसमें है कि बेंजल डिहाइड 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। तो ये अपक्रिया करके क्या बनाता है, सेनेमिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, सेनेमिक अम्ल। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन है कि जब बेंजल डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो यह क्या देता है। तो सब ध्यान रखेंगे, when बेंजल डिहाइड हीटेड विथ कंसंट्रेट NaOH इट गिव्स, ये क्या देता है भैया, ये देता है, क्या देता है, ये बेंजल एल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोनेट देता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सांद्र NaOH के साथ इसके 2 अणु प्रतिक्रिया करते हैं, एक का ऑक्सीकरण होकर सोडियम बेंजोएट बनाता है और दूसरे का अपचयन होकर के बेंजाइल एल्कोहल बनाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 14, जिसमें है कि एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 प्लस हाइड्रोनियम आयन गिव्स। एल्डिहाइड को जब हम KMnO4 और हाइड्रोनियम आयन के साथ ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो क्या देता है। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये देता है एसिड। क्या देता है, एसिड यानी अम्ल देता है। KMnO4 एक बहुत ही शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है जब एल्डिहाइड को सीधे कार्बोनिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि द ट्रीटमेंट ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एक्वस एल्कोहलिक KCN इन्वॉल्व्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड जलीय एल्कोहलिक KCN के साथ देता है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे कि द ट्रीटमेंट ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एक्वस एल्कोहल KCN इन्वॉल्व, जिसमें ये अपक्रिया देखी जाए तो इस अपक्रिया का नाम है बेंजोन कंडेंसेशन। जो ये क्रिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड का जलीय एल्कोहलिक KCN के साथ, तो ये जो अपक्रिया है इसको हम बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब बेंजल डिहाइड के 2 अणु KCN की उपस्थिति में जुड़ते हैं तो बेंजोइन बनता है। क्या बनता है, बेंजोइन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेंजोइक संघनन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। इन्होंने जो पेपर स्टूडेंट भेजे थे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, ये होगा आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। या ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, और 16 नंबर प्रश्न है कि कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। कीटोन किसके ऑक्सीकरण से बनते हैं। तो कीटोन का जब ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल, जब एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में। तो आंसर इसमें हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। कीटोन किसके ऑक्सीकरण से बनते हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अभी तक आपने इस प्रश्न पत्र में देखा कि ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट और कीटोन से पूछे गए हैं, तो ऐसे ही रिपीट होंगे, इस बात का विशेषकर आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि कार्बोनिल में अल्फा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन है। द हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन इन कार्बोनिल आर। पहला ऑप्शन जिसमें है नेचुरल, बी है एसिडिक, सी है आपका एम्पोट्रिक और डी दिया गया बेसिक। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होता है। कार्बोनिल में अल्फा कार्बन पर मौजूद जो हाइड्रोजन होता है
वो अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनिल समूह जो होता है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। इसके कारण अल्फा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन आसानी से हाइड्रोनियम आयन के रूप में निकल सकता है और इसलिए वो इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव कैनिजारो रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी कैनिजारो अभिक्रिया देगा। कैनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा देगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, केवल वह एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे कि वह अभिक्रिया या वह रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि CH3CHO, जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखेंगे तो इसमें कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा वाला है C6H5CH2CHO, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। CH2 ये आप देख रहे हैं ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन देखेंगे जिसमें है CH3 का होल थ्राइस CCHO, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बल्कि डी वाले में देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से, ये प्रश्न इस प्रकार के रिएक्शंस को पूछता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, जिसमें है कि अभिक्रिया जिनमें एल्कील बनाने के लिए फास्फोरस एलाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस अभिक्रिया का नाम है व्हिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है इसका? व्हिटिंग रिएक्शन नाम है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फास्फोरस एलाइड्स का उपयोग कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O को एल्कीन C डबल बॉन्ड C में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 19 नंबर में ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 20 और 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, माफ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से पूछा गया कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। क्या पूछा गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें क्या दिया गया है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में देखें तो इसमें दिया गया है कि H+C और CH2COOH, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं। मेलोनिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें इसके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसमें भी पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे के नाम में एसिड शब्द जुड़ा हुआ है, पिक्रिक एसिड, लेकिन यह रासायनिक रूप से फिनोल होता है जिसमें 3 NO2 ग्रुप होने के कारण अम्लीय होता है। इसमें COOH बॉन्ड ग्रुप नहीं है, तो पिक्रिक एसिड इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एडेबिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों आप सब ध्यान रखेंगे, ईथर, ईथर जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न नहीं है। 21 नंबर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 22, जिसमें है कि विच एसिड इज वीकर देन बेंजोइक एसिड। कौन सा अम्ल बेंजोइक अम्ल से कमजोर है। बेंजोइक अम्ल से कमजोर इनमें से पूछा गया कौन सा अम्ल है। तो दोस्तों याद रखेंगे, बेंजोइक एसिड की अम्लता इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप से बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से घटती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पैरामिथाइल बेंजोइक अम्ल। ये जो है बेंजोइक अम्ल के कमजोर हैं। 22 नंबर में ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, बी है फिनोल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल और डी है बेंजोइक अम्ल। तो इनमें से समझने का प्रयास ये करेंगे कि सबसे प्रबल अम्ल इनमें से पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जैसे क्लोरीन अम्लता को अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल OH में 3 क्लोरीन परमाणु हैं जो
I माइनस प्रभाव को दिखाते हैं, ये अत्यधिक प्रबल अम्ल बना देते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि NaHO3 के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CO2 मुक्त करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन मुक्त करेगा? तो सबसे पहले समझने का प्रयास ये करेंगे, केवल वह अम्ल H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से अधिक प्रबल होते हैं जिनके पास NaHCO3 के साथ CO2 गैस मुक्त करने का जो है क्षमता होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल यह परीक्षण देते हैं, लेकिन अल्कोहल और एमीन का परीक्षण नहीं देते, इसलिए एसिटिक एसिड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। प्रश्न नंबर 25, इसमें है एनहाइड्राइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स। एनहाइड्राइड्स जल के साथ अपक्रिया करके क्या देते हैं? तो जब एनहाइड्राइड्स का जल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, निम्नलिखित अपक्रिया का उत्पाद पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अपक्रिया का उत्पाद इनमें से पूछा गया है। तो अब पहला देखेंगे इसमें दोस्तों, ठीक है। इसमें पहला वाला रिएक्शन दिया गया है कि अपक्रिया एथिल बेंजील C2H5C6H5 का एक KNO4 के साथ ऑक्सीकरण है। तो बेंजोइक एसिड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्योंकि क्या करेगा? एथिल बेंजीन ये दिया गया है, एथिल बेंजीन है, और ये जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण पर, तो ये क्या देगा? तो ये C6H5 देगा, ठीक है। C6H5 के साथ ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बेंजोइक एसिड, इसका ऑक्सीकरण होगा तो बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, जिसमें है कि निम्नलिखित अपक्रिया का उत्पाद होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि इस अपक्रिया का उत्पाद क्या होगा? अपक्रिया दी गई है, तो इस अपक्रिया का जो उत्पाद होगा वो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि P2O5 एक शक्तिशाली निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यह एसिटिक एसिड के दो अणुओं को पानी यानी H2O निकालकर उन्हें एसिटिक एनहाइड्राइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, इसमें है बीटा हाइड्रॉक्सी अम्ल गर्म करने पर क्या देते हैं? तो जब बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड को हीट किया जाता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एथिल एस्टोएसीटेट जब एक प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो क्या देता है? तो दोस्तों एथिल एसीटोएसीटेट को जब हम गर्म करते हैं एक प्रबल क्षार के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम एथिल एसीटोएसीटेट प्राप्त होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, जिसमें है कि एथिल एसीटोएसीटेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। एथिल एसीटोएसीटेट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये जो तैयार किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्लासियल के कंडेंसेशन, क्लासियल कंडेंसेशन से ये तैयार किया जाता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एथिल एसीटेट के दो अणुओं का सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन यानी कंडेंसेशन होकर के एसीटो एसीटेट बनता है। इस प्रसिद्ध अपक्रिया को क्लासियल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से हम सब जानते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 31, जिसमें है कि एल्किल हैलाइड के साथ इनोलेट का एल्किलीकरण होता है। तो एल्किल हैलाइड के साथ इनोलेट का जो एल्किलीकरण होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट विथ एल्किल हैलाइड फॉलो, तो ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। क्या करता है? SN2 क्रिया विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 32 टाटोमर्स पूछा गया है। टाटोमर्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचनात्मक आइसोमर्स को क्या कहते हैं? टाटोमर्स कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 33, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि एसिटोएसिटिक एस्टर में बी यूज टू प्रोड्यूस, यानी कि एसिटोएसिटिक
एस्टर का क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कीटोन बनाने के लिए, कार्बोजिलिक अम्ल बनाने के लिए और विषम चक्रीय यौगिक, इन सभी के निर्माण में किया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34, जिसमें नाइट्रो एल्केन्स SnHCl के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? तो नाइट्रो एल्केन का जब हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ SnHCl के साथ, तो क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी एमीन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, इसमें दिया गया है हिजनबर्ग अभिकर्मक पूछा गया है। हिजनबर्ग का कर्मक इनमें से कौन सा है? तो हिजनबर्ग अभिकर्मक जो है वो है आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हिजनबर्ग अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। हिजनबर्ग अभिकर्मक का उपयोग प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स के बीच अंतर को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, C6H5SO2Cl इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, ध्यान रखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, और जिसमें है कि नाइट्रोबेंजीन ZnKOH के साथ अपचयन पर देता है। तो जब नाइट्रोबेंजीन का हम ZnKOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयन कराते हैं तो इससे हाइड्रोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोबेंजीन। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 37, जिसमें है कि विच एमीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा एमीन पानी में घुलनशील नहीं है? तो पानी में घुलनशील एमीन के लिए सबसे पहले समझना यह है कि छोटे एलिफेटिक एमीन्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो घुलनशील होते हैं। मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन और ट्राई मिथाइल एमीन तीनों ही पानी में घुलनशील हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी पानी में घुलनशील है, ऑल वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, मिथाइल एमीन, और ट्राई, ये सभी क्या है? पानी में घुलनशील है। प्रश्न नंबर 38, जिसमें एमीन्स आर जनरली क्लासिफाइड एज, एमिनो को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अमीनो को आमतौर पर दुर्बल क्षार के रूप में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एमीन्स में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है जिससे वह दान कर सकते हैं, इसलिए वह लुईस बेस की तरह होते हैं। अमोनिया की तरह दुर्बल क्षार की श्रेणी में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, इसमें है कि अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके एम डाई नाइट्रोबेंजीन का चयनात्मक अपचयन करने पर प्राप्त होता है। तो इसका चयनात्मक अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखेंगे, एम नाइट्रोएनिलीन। क्या प्राप्त होता है? एम नाइट्रोएनिलीन प्राप्त होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 40, जिसमें है ऑन नाइट्रिक एनिलीन विथ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड द मेजर प्रोडक्ट इज। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ एनिलीन का नाइट्रीकरण करने पर मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो इसका जो मुख्य उत्पाद होगा वो होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, जिसमें प्रश्न है कि एनिलीन कम ताप पर नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करके देते हैं। एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर गिव। तो जब भी एनिलीन का हम लो तापमान पर नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? डाई एजोनियम साल्ट प्राप्त होता है, एजोनियम साल्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 42, जिसमें निम्नलिखित में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि क्षारकता यानी कि बेसिसिटी किस पर निर्भर करती है? बेसिसिटी इस पर निर्भर करती है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कितनी आसानी से दान किया जा रहा है। तो पहला देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है बेंजालाइमाइन। ठीक है, बेंजालाइम, जिसमें NH देखेंगे NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ सीधा नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका लोन पेयर रिजोनेंस में शामिल नहीं होता है और यह आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यही सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी
इसमें देखेंगे तो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में व्यस्त रहता है, इसके लिए इसकी क्षारकता जो हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर NH समूह डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से NH यहाँ पर जुड़ा हुआ है और NH2 इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन आप पहले वाले में देखेंगे तो इसमें क्या है, NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ताकि रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस इसमें शामिल नहीं होगा, और जब शामिल नहीं होगा तो इसकी जो प्रकृति है वो ज्यादा क्षारीय हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 42 नंबर में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, 43 नंबर प्रश्न है, पायरोल नाइट्रेशन पर देता है। तो पायरोल का जब इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। पायरोल एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है पायरोल, ठीक है। इसमें स्थिति जो होती है वो C2 कार्बन से अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि वहां पर मध्यवर्ती कार्बोकेशन इंटरमीडिएट अधिक अस्थायी होता है, इसलिए 2 नाइट्रो पायरोल बनता है। क्या बनता है, 2 नाइट्रो पायरोल। तो पायरोल नाइट्रेशन पर क्या देता है, 2 नाइट्रो पायरोल देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44, इसमें निम्नलिखित अपक्रिया का उत्पाद बताना है। क्या बताना है, निम्नलिखित अपक्रिया का उत्पाद बनाना है। ये जो अपक्रिया दिया गया है ये क्या है, ये क्यूनोलिन है जिसमें 2 रिंग होती हैं, और सल्फोनेशन जैसी अभिक्रियाएं आमतौर पर बेंजीन रिंग यानी कि कार्बोक्सिलिक रिंग पर होती है। मुख्य रूप से स्थिति जो है वो 5 और स्थिति 8 पर प्रतिस्थापित होती है। तो इससे क्या प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल और क्यूनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, जिसमें प्रश्न है कि सोडियम अमलगम और इथेनॉल के साथ अपचयन पर थायोफीन परिवर्तित होता है। तो जब सोडियम अमलगम और इथेनॉल के साथ अपचयन कराया जाता है तो थायोफीन किसमें परिवर्तित हो जाता है, थायोफीन जो परिवर्तित होता है ये सोडियम साल्ट में, इसमें सोडियम माफ कीजिएगा, ये टेट्रा हाइड्रोथायोफिन में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम साल्ट नहीं होगा, ना ही इसमें ब्यूटेनॉल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 46, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। निम्नलिखित में कौन सा विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं है। तो कौन सा विषम चक्रीय एरोमेटिक नहीं है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका पाइपरेडीन, पाइपरेडीन ये एरोमेटिक नहीं है, बाकी पिरिडीन, पायरोल और फ्यूरान ये सभी एरोमेटिक हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, और 47 नंबर प्रश्न जिसमें है कि फ्यूरान अमोनिया के साथ एल्युमिना की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया करके क्या देते हैं। तो अपक्रिया करके क्या देते हैं दोस्तों, तो ये पायरोल देते हैं। क्या देते हैं, पायरोल। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें फ्यूरान का Br2 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई ऑक्सेन में अपक्रिया करके क्या देता है। तो जब फ्यूरान का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, Br2 का रिएक्शन कराते हैं किसके उपस्थिति में, तो डाई ऑक्सेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये क्या देता है, तो ये देता है दोस्तों 2 ब्रोमोफ्यूरोन। क्या देता है, 2 ब्रोमोफ्यूरोन देता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 49, जिसमें है निम्नलिखित अपक्रिया का उत्पाद क्या होगा। ये क्रिया दी गई है और इसका उत्पाद पूछा गया है दोस्तों। तो ये दिया गया है एंडोल। एंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन जैसे सल्फोनेशन हमेशा पोजीशन 3rd पर होते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिक समृद्ध और सक्रिय हो जाती है, इसलिए क्या देगा, ये एंडोल 3 सल्फोनिक अम्ल देगा। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 50, जिसमें नाभिक स्नेही अभिक्रिया पिरिडीन में होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन अकर्स एट, तो ये कहाँ पर होता है, ये अल्फा पोजीशन पर होता है, अल्फा स्थान पर। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जैसा कि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, इससे रिंग की अल्फा और गामा स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, इसलिए नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले सेकंड स्थिति अल्फा पोजीशन को ही अटैक करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। 2026 में ऐसे ही प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, लगभग 2 मॉडल पेपर और एक और क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करा रखा है, वो सभी वीडियो भी देख लीजिएगा।
100% आपके पेपर में प्रश्न यहीं से इसी टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया गया है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।